मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पूंजी संपत्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। यानी इनकम टैक्स एक्ट में कर निर्धारण के उद्देश्य से पूंजी संपत्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली आती है दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और दूसरी है अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। यानी कोई भी पूंजीगत संपत्ति अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती है। अब इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि करदाता के स्वामित्व में वह संपत्ति कितने समय तक रही है। इस आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि वो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है या अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को इनकम टैक्स एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A में ये कहा गया है कि ऐसी पूंजी संपत्ति जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है उसे दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां कौन सी होती हैं। यानी इनकम टैक्स एक्ट में तो ये कह दिया गया है कि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति अगर नहीं है तो वो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स यानी अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां कौन सी होती हैं। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों को दो भागों में बांटा है। एक तो है मूल्यह्रास योग्य संपत्तियां यानी डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स यानी ऐसी संपत्तियां जिन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास की छूट करदाता को मिलती है या उन पर डेप्रिसिएशन की छूट दी जाती है, तो उन्हें अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों में शामिल किया जाता है। डेप्रिशिएबल एसेट्स या जिन पर मूल्यह्रास की छूट दी जाती है, उन संपत्तियों को धारण करने की अवधि महत्वपूर्ण नहीं होती है। केवल यही देखना है हमें कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट है यानी इस पर डेप्रिसिएशन की छूट मिल रही है, तो उस संपत्ति को अगर बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ भी अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा और वो संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होगी। नेक्स्ट आता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, गैर मूल्यह्रास योग्य संपत्तियां, यानी ऐसी संपत्तियां जिन पर डेप्रिसिएशन की छूट करदाता को नहीं मिलती है, तो वे भी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति हो सकती है। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि करदाता के स्वामित्व में वह संपत्ति कितने समय तक रही है। उस आधार पर हमें ये निर्धारित करना होगा कि वह अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है या दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को यहाँ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को 4 भागों में बांटा है। इसमें पहला आता है यदि कुछ विनियोगों को धारण करने की अवधि 12 माह से अधिक नहीं हो। तो कुछ विनियोग, ऐसे विनियोग यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको कि करदाता ने अपने स्वामित्व में 12 माह से अधिक नहीं रखा है, तो वो अल्पकालीन होगी। जैसे किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों। यानी कहने का मतलब है कि अगर करदाता के पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो वो अगर 12 माह से कम अवधि के लिए करदाता के स्वामित्व में रहे हैं, यानी करदाता ने उनको 12 माह से पहले ही बेच दिया है, तो वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है। नेक्स्ट आता है भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सूचीबद्ध यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो लिस्टेड यूनिट्स हैं वो। नेक्स्ट है धारा 10-23 में वर्णित पारस्परिक कोष के सूचीबद्ध यूनिट जो समता अंशों में विनियोग करते हों। नेक्स्ट है ऋण पत्र, बॉन्ड्स एवं सरकारी प्रतिभूतियां जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों। और फिफ्थ है शून्य कूपन बॉन्ड्स का शोधन। तो पहले 3 प्रकार के जो हैं 10 जुलाई 2014 से पूर्व सूचीबद्ध के साथ साथ असूचीबद्ध भी अगर हो सकते थे, लेकिन अब केवल इनको सूचीबद्ध कर दिया गया है। और सूचीबद्ध यानी लिस्टेड की दशा में 1 वर्ष और अनलिस्टेड की दशा में 2 वर्ष तक धारण करने का प्रावधान है। यानी अगर 1 वर्ष से अधिक नहीं रखे हैं तो वो अल्पकालीन है, और अगर अनलिस्टेड हैं तो 2 वर्ष से पहले या 2 वर्ष पूरे होने तक उनको बेच दिया गया है, तो वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होंगे। सेकेंड आता है यदि असूचीबद्ध अंशों की दशा में धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं हो। यानी कंपनी के किसी अनलिस्टेड शेयर्स को किसी करदाता ने खरीद रखे हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हों चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हों, तो यदि इनका हस्तांतरण 24 माह या कम अवधि में भी कर दिया जाता है तो वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होंगे। नेक्स्ट है यदि अचल
संपत्ति धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं हो। यानी 1 अप्रैल 2017 से अचल संपत्तियां जैसे में लैंड एंड बिल्डिंग की दशा में यदि हस्तांतरण अचल संपत्ति प्राप्त करने की तिथि से 24 माह या कम अवधि में ही उसको हस्तांतरित कर दी जाती है तो वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। और यदि मकान का निर्माण यानी या तो मकान खरीदा गया हो या मकान बनवाया गया हो, तो अगर मकान का निर्माण ज़मीन खरीद करके किया गया है तो ज़मीन व भवन दोनों के लिए अलग अलग समय के आधार पर पूंजी संपत्ति की समय सीमा ज्ञात की जाएगी, क्योंकि ज़मीन पहले खरीदी जाती है उसके बाद में मकान का निर्माण होता है, तो उन्हें अलग अलग ज्ञात किया जाएगा। और यदि बना बनाया मकान खरीद लिया गया है तो उस स्थिति में ज़मीन और मकान एक साथ खरीद लिए गए हैं तो फिर अलग अलग ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, यदि धारण करने की अवधि 36 माह से अधिक न हो। सूचीबद्ध और असूचीबद्ध शेयर्स या पारस्परिक कोष की यूनिट्स यानी लिस्टेड और अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, आभूषण या अन्य कोई पूंजी संपत्ति जिन्हें 36 माह या कम अवधि में हस्तांतरित कर दिया गया है तो वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। अब बात आती है कि पूंजीगत लाभों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। तो संपत्तियां 2 प्रकार की हो गई, दीर्घकालीन हो गई, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। तो यदि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो उससे होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को हस्तांतरित किया गया है तो उससे होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा। अब अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ में अंतर क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों को जब बेचा जाता है तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स एक्ट में इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर विशिष्ट दरों से कर लगाया जाता है। और अल्पकालीन पूंजी लाभ का उद्देश्य सामान्यतः लाभ कमाना होता है, इसलिए अल्पकालीन पूंजी लाभों पर आय की जो साधारण दरें हैं उस आधार पर कर लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्वामित्व की अवधि का निर्धारण कैसे करेंगे, यानी करदाता के स्वामित्व में कोई संपत्ति कितने समय रही इस बात का निर्धारण करने के लिए इनकम स्वामित्व की अवधि का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ ऑनरशिप। तो इसका निर्धारण करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक परिपत्र जारी हुआ 704 नंबर का, जो कि 28/4/1995 को लागू किया गया। तो इसमें पहला दे रखा है परिस्थितियों और अवधि का निर्धारण, हर परिस्थिति में अवधि का निर्धारण हमें कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यदि समापन में जाने वाली कंपनी के अंश करदाता के पास हो, यानी अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो उसकी अवधि का निर्धारण जिस तिथि को कंपनी का समापन हो रहा है उसके बाद वाली अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यानी जब उसने उस कंपनी के अंश खरीदे थे और जब कंपनी समापन पर जिस डेट को समापन पर चली गई उतनी अवधि ही उसके धारण करने की, उन अंशों के धारण करने की अवधि मानी जाएगी। नेक्स्ट, अधिकार अंशों की दशा में अगर अधिकार अंश हैं तो आवंटन की तिथि से विक्रय तिथि तक की अवधि, यानी जब उसको वो राइट शेयर से आवंटित किए गए और जब उसने उसको बेचा उस बीच की अवधि को धारण करने की अवधि या स्वामित्व की अवधि माना जाएगा। अधिकार के विक्रय पर, यानी अधिकार मिलने से विक्रय की तिथि तक। कई बार ये होता है कि राइट शेयर्स शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, अगर वो उस अधिकार को अंशों में कन्वर्ट कर लेता है तो राइट शेयर्स आ जाते हैं, और अगर वो उस अधिकार को ही बेच देता है तो अधिकार को बेचने पर तो अधिकार मिलने से विक्रय की तिथि तक जो अवधि होगी वह उसके स्वामित्व की अवधि होगी। अधिकार अंश पर अंश ग्रहण करने पर कंपनी द्वारा अंश आवंटन से अंश विक्रय की तिथि तक, यानी जब उसको शेयर्स अलॉट किए गए, जब उसने उन अंशों को बेचा, बीच की अवधि स्वामित्व की अवधि होगी। बोनस अंश की दशा में आवंटन की तिथि से आवंटन से विक्रय तिथि तक की अवधि स्वामित्व की अवधि होगी। स्टॉक एक्सचेंज से क्रय किए गए अंशों की दशा में, यानी दलाल द्वारा दिए गए नोट पर अंकित तिथि से विक्रय की तिथि तक, यानी स्टॉक एक्सचेंज में दलाल के थ्रू शेयर्स का क्रय विक्रय कर किया है तो दलाल द्वारा उसको जो उन अंशों के खरीदने की डेट दी गई है उस डेट से जब उसने उनको बेचा है तब तक की अवधि उसके स्वामित्व की अवधि होगी। कई बार क्रय किए गए अंशों की दशा में
अगर कई बार अंश क्रय किए हैं और उनको अगर बेचा गया है तो विक्रय किए गए अंश फीफो विधि से, यानी जो पहले आया अंश वो पहले बिका, इस आधार पर उसके स्वामित्व की अवधि की गणना की जाएगी। एक अंशधारी द्वारा एकीकरण की योजना के अंतर्गत अपने अंशों का हस्तांतरण समामेलनकारी कंपनी को करके समामेलित कंपनी का अंशधारी बनने पर, यानी अगर किसी के पास किसी कंपनी के शेयर हैं और वो कंपनी एकीकरण की योजना के अंतर्गत उस कंपनी का एकीकरण हो रहा है, तो एकीकरण के अंतर्गत उसने अपने अंशों को समामेलनकारी कंपनी को दिया और फिर वो नई कंपनी में अंशधारी बन गया है, तो समामेलनकारी कंपनी के अंशों के स्वामित्व की अवधि, यानी जब उसने पहले वाली कंपनी में अंश खरीदे थे वो अवधि भी उसके स्वामित्व की अवधि का निर्धारण करते समय जोड़ी जाएगी। सेक्शन 49(1) के अंतर्गत प्राप्त निम्न संपत्तियों की दशा में किसी हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक समापन पर मिली संपत्ति, उपहार अथवा वसीयत में मिली संपत्ति, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति, 1 अप्रैल 1987 से पूर्व फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर मिली संपत्ति, कंपनी के समापन पर संपत्तियों का वितरण करने पर, खंडनीय अथवा अखंडनीय ट्रस्ट को हस्तांतरण करने पर, इन सभी परिस्थितियों में पूर्व स्वामी द्वारा संपत्ति प्राप्त करने की तिथि को आधार मानकर पूंजी संपत्ति के स्वामित्व की अवधि का निर्धारण किया जाएगा। यानी इनमें से किसी भी रूप में अगर करदाता को कोई संपत्ति मिली और उस संपत्ति को अगर वो हस्तांतरित करता है तो उसके स्वामित्व की अवधि का निर्धारण करने के लिए इसके पूर्व स्वामी ने जब उस संपत्ति को खरीदा था उस डेट से जब उसको बेचा जा रहा है तब तक की अवधि को स्वामित्व की अवधि मानी जाएगी। अब इसमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन पूंजी संपत्ति का निर्धारण पूर्व स्वामी द्वारा संपत्ति प्राप्त करने की तिथि के आधार पर होता है। यानी उसके पूर्व स्वामी ने जब उस संपत्ति को खरीदा था और उस करदाता ने जब उस संपत्ति को बेचा है, उस अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा कि वो संपत्ति दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है या अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। और लेकिन दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की प्राप्ति की सूचकांकित लागत ज्ञात करने के लिए वर्तमान स्वामी द्वारा संपत्ति की प्राप्ति की तिथि को ही आधार मानेंगे। यानी अगर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति होती है तो उसकी सूचकांकित लागत ज्ञात की जाती है। तो सूचकांकित लागत ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसके वर्तमान स्वामी को वो संपत्ति कब मिली, उस तिथि के आधार पर ही इसका सूचकांकन किया जाएगा। इसके विपरीत दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की सुधार की लागत को सूचकांकित करने की वास्तविक तिथि के आधार पर ही सूचकांकन किया जाता है। पूर्व स्वामी के द्वारा सुधार करने पर पूर्व स्वामी की तिथि तथा वर्तमान स्वामी द्वारा सुधार करने की तिथि के आधार पर ही सुधार की सूचकांकित लागत ज्ञात की जाती है। यानी अगर इन संपत्तियों में से किसी संपत्ति में कोई सुधार किया जाता है, कोई इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो जिस दिन उसका इम्प्रूवमेंट किया गया है उस तिथि के आधार पर ही उसका इंडेक्सेशन या सूचकांकन करेंगे। अब आता है कर्मचारी को स्वेट इक्विटी अंशों का आवंटन। यानी किसी कर्मचारी को यदि कंपनी ने स्वेट इक्विटी अंश दिए हैं तो आवंटन की तिथि से हस्तांतरण की तिथि तक की अवधि उसके स्वामित्व की अवधि मानी जाएगी। सहकारी समिति में फ्लैट आवंटन की तिथि से हस्तांतरण की तिथि तक जो अवधि है वही स्वामित्व की अवधि होगी। अचल संपत्ति इमूवेबल असेट्स की दशा में सामान्यतः अचल संपत्ति पंजीकरण के पश्चात ही हस्तांतरण होता है, किंतु यदि अनुबंध लिखित है और प्रतिफल का भुगतान हो गया तथा क्रेता ने संपत्ति अधिकार में ले ली है तो इन तीनों शर्तों की जिस दिन पालना हो जाती है वह हस्तांतरण की तिथि मानी जाएगी। तो जब उसके पास आई है ये तीनों चीज़ें होकर जब उसने खरीदी थी वो तिथि और जब वो बेच रहा है उसके बीच की अवधि उसके स्वामित्व की अवधि होगी। चल संपत्ति की दशा में जिस दिन संपत्ति क्रेता को सौंप दी जाए, जब खरीदी और उस क्रेता ने जब उसको बेचा तब तक की अवधि स्वामित्व की अवधि होगी। पक्षकारों द्वारा किए गए अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति का हस्तांतरण विक्रय के अनुबंध की तिथि तक, यानी जब अनुबंध हो गया है संपत्ति के हस्तांतरण का वो विक्रय की तिथि है और जब उसने खरीदा था वो उसके क्रय की तिथि और बीच की अवधि उसके स्वामित्व की अवधि। सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म में साझेदारों के अधिकार सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म में परिवर्तन की तिथि से। पारस्परिक कोष के विलय की योजना के अंतर्गत प्राप्त यूनिट्स पारस्परिक कोष के विलय की योजना की वह अवधि जिसमें यूनिट्स को रखा गया हो को भी शामिल किया जाएगा।
पूर्वाधिकार अंशों के समता अंशों में परिवर्तन की दशा में समता अंशों को धारण करने की अवधि में पूर्वाधिकार अंशों को धारण करने की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। यानी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को आगे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है और उन इक्विटी शेयर्स को अगर हस्तांतरित किया जाता है तो उसके स्वामित्व की अवधि का निर्धारण करने के लिए हम प्रेफरेंस शेयर्स को उसने कब खरीदा था वो अवधि उस तिथि से लेकर जब उसको बेचा जा रहा है, इक्विटी शेयर्स को बेचा जा रहा है, तब तक की अवधि उसके स्वामित्व की अवधि होगी। व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तन की दशा में धारण करने की अवधि की गणना व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित करने की तिथि से की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमें ये देखना होगा कि कोई भी संपत्ति करदाता जब हस्तांतरित करता है तो उसके स्वामित्व की अवधि का निर्धारण किस तरीके से करना है।